तो गाइस जैसा कि आज हमने पिछले पार्ट में देखा कि शहर की एक सीधी सादी लड़की ओकुदामा की लिस्ट में आ जाती है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं और ये क्रिमिनल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये फ्यूचर की गवर्नमेंट को हिला के रख देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इन्हें सीधे सीधे मारने का हुक्म दे देती है। यहीं पर ये सभी ओकुदामा के मेंबर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को आजाद करवा लेते हैं जो किसी इंसान को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता। इसके साथ साथ इन्हें एक ट्रेन के अंदर से तिजोरी चुराने का मिशन दिया जाता है पर इन्हें यहाँ पर एग्जीक्यूशनर मारने के लिए आ जाते हैं। इनसे बचते हुए ये फाइनली तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। फिर जब ये तिजोरी खोलते हैं तो इन्हें दो बच्चे मिलते हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं थे। तो या अगर तुम इस एनिमे को समझ लेते हो तो मुझे यकीन है कि तुम नारुतो को भूल जाओगे। वेल अब ये सब लोग इन बच्चों को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब हमारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लोग इससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? उस एग्जीक्यूशनर से निपटने के लिए। मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा। यहीं पर ये लड़की कहती है कि तुम घायल हो, तुम मारे जाओगे। ए मैडम, भाई को अपना दिल की सुनने दो। यहीं पर ये बच्चा कहता है दोस्तों अभी काम खत्म नहीं हुआ, मुझे मेरी फाइनल जगह पर पहुँचा दो फिर काम खत्म हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें तिजोरी से निकाल दिया तो मतलब काम खत्म हो चुका है? देखो हमारी असली मंजिल इस ट्रेन में नहीं बल्कि कंसाई में है। वैसे भी तुम लोग वहीं पे जा रहे हो इसलिए हमें वहीं पे छोड़ देना। ये बात सुनकर ये सब लोग मान जाते हैं और अब ये ट्रेन से नीचे उतरने लग जाते हैं पर हैकर आने से मना कर देता है। यहीं पर ये लड़की कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हैकर कहते हैं कि मैं कांटो जा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि आगे डिकंटामिनेशन जोन है जिससे तुम मारे जाओगे। हाँ मैं जानता हूँ पर तुम इस बात को नहीं समझोगी कि आखिर बोर होना क्या होता है। मैं हमेशा ही कुछ न कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ पर वो काफी नहीं होता, इसलिए मैं कांटो जाकर वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जिससे हो सकता है कि मेरी बोरियत खत्म हो जाए। यहीं पर ये बच्चा कहते हैं कि अगर तुमने मिशन छोड़ा तो उस कोलर बॉम्ब से तुम्हारी जान चली जाएगी। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? इस बॉम्ब को तो कंसाई में बनाया गया है जिसे मैंने हैक कर लिया। यहीं पर हैकर इस लड़की को अपना ड्रोन देता है फिर वो उस कोलर बॉम्ब को यहीं पर फेंक कर चला जाता है। अगले सीन में जब इन्हें एग्जीक्यूशनर को होश आता है तो ये समझते हैं कि ओकुदामा ड्राइव के सारे मेंबर डिकंटामिनेशन जोन में जाके मारे गए होंगे। दूसरी तरफ इनकी बॉस को वो कांटो वाले कहते हैं ओकुदामा के मेंबर अभी भी जिंदा है, साथ ही कांटो तक पहुंचने वाला सामान भी चोरी हो गया है। इसका मतलब तुम खतरे में हो। माफ कीजिएगा सर, एंडा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सीन ओकुदामा पे जाता है जो बारिश को बड़े मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं पर कुछ को ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि हमें जाना कहाँ पे है? यहीं पर ये डॉक्टर कहती है पर एक मिनट रुको, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। पहले ही ये बताओ कि तुम दोनों आखिर हो कौन? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बात जानने की जरूरत है। यहीं पर ये डॉक्टर कहती है कि हमारा काम था तिजोरी को डिलीवर करना पर अभी हम बच्चे डिलीवर कर रहे हैं। यहीं पर ये बच्चा कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं इस काम को करने के लिए दुगने पैसे दूंगा। याद रखो कि मैं अभी भी तुम्हारा बॉस हूँ। देखो तुम्हें क्या लगता है कि हमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है? तुमने ये जो पट्टा हमारे गले में डाला है इसका कोई फायदा नहीं जब हमें तुम पे भरोसा ही नहीं। तभी स्विंडलर बीच में आ जाती है। देखो अगर बच्चे कुछ बताना नहीं चाहते तो उनसे मत पूछो। वो लोग काफी टाइम से शिनकानसे की तिजोरी में बंद थे इसलिए उन्हें क्या पता कि वो कहाँ पे हैं। यहीं पर ये डॉक्टर कहती है कि ये काम तिजोरी करने से काफी अलग है और अब कांटो चुप नहीं रहने वाला और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये सुनकर स्विंडलर कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम मुझे ही नहीं बल्कि इन सभी बच्चों को धमका रही हो। हालांकि ये बच्चे अभी कुछ भी समझ नहीं सकते। ये सारी बातें सुनकर ये अपना फाइटर भैया कहता है डॉक्टर उसे धमकाना बंद करो। अरे वाह, गुस्से में तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यहीं पर राइडर कहता है कि काम के वक्त फीलिंग को बीच में लाना गलत है। मैं जो भी काम लेता हूँ उसे 100% पूरा करता हूँ, फिर चाहे वो मुझे बच्चों से ही क्यों ना मिला हो। चलो अब बताओ कि हमें जाना कहाँ पे है? यहीं पर ये बच्चा कहते हैं कि लगता है कि अब हम सबकी सोच एक जैसी है इसीलिए ये बुक को खोलकर वो नंबर दिखाता है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे जो कि है एक्सपो पार्क। यहीं पर अपना फाइटर कहता है कि अभी यार कुछ खाने का बंदोबस्त करो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और इस फाइटर के साथ साथ बाकी सभी को भी भूख लगने लग जाती है पर मसला ये था कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहीं पर ये दोनों बच्चे एक बॉक्स निकालते हैं जो कि खाली होता है। देखो ढक्कन बंद करके जो भी खाना चाहती हो उसका नाम बोलो। फिर ये अपनी फेवरेट डिश का नाम लेकर उसको जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर वो आ जाती है जिसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी बॉक्स की हेल्प से अपना अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करते हैं जो कि इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहीं पर स्विंडलर इन बच्चों को कहती है कि अब आप दोनों भी अपना अपना खाना खा लें। यहीं पर ये दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें हमारा पेट खाली तो लगता है पर हमें भूख नहीं लगती। ये सुनकर स्विंडलर इन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। तो गाइस इस दुनिया में क्यूशू प्लांट भी एक्सिस्ट करता है जो कांटो के लिए फ्यूचरिस्टिक
फंटास्टिक चीजें बनाता है। खाने वाला बॉक्स और राइडर की बाइक को भी क्यूशू प्लांट ने ही तैयार किया है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे ये तैयार ना कर सके। सीन शिफ्ट होता है एग्जीक्यूशनर की बोस पर, जो इन दोनों को बताती है कि ओकुदोमा ड्राइव के सारे मेंबर अभी तक जिंदा हैं। ये बात सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आप लोग ओकुदोमा से 2 बार हार गए, इसलिए आपको माफी नहीं दी जाएगी, इसीलिए आप दोनों को सस्पेंड किया जाता है। ये ऑर्डर हमें कांटो से मिला है। हम एक फुल स्केल डिस्ट्रॉय मिशन करने वाले हैं। शुक्र मनाओ कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो। मास्टर, हमें कुछ तो करना होगा, हम उन ओकुदोमा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम बात को समझ नहीं रही। हम ओकुदोमा से 2 बार हार चुके हैं, इसके बावजूद भी हम दोनों को सस्पेंड करके मामले को रफा दफा कर दिया है। मास्टर, क्या आपको ये बात सही लगती है? दूसरी तरफ ये लोग बड़े मजे से वाइन पी रहे होते हैं, तभी राइडर कहता है, मेरे पास एक प्लान है। कंसाई की नॉर्थ साइड में एक पाइप है और उसी के रास्ते से हम अंदर जाएंगे। हाँ, क्योंकि उन कोऑर्डिनेट्स का शॉर्टकट यही है, इसलिए चाहे जो भी हो मैं इन बच्चों को इनकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। यहीं पर राइडर कहता है कि हम 4 घंटे के बाद यहाँ से निकलेंगे, इसलिए अगर किसी को रेस्ट करना है तो कर लो। यहीं पर ये डॉक्टर कहती है कि ये जो तुम अच्छा बनने का नाटक करती हो, तुम्हारी ये चाल मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। देखो, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। स्विंड इसके गिरे हुए वो 500 यन वापस करने की कोशिश करती है। देखो, गिरा हुआ पैसा बैड लक होता है, इसलिए मैं इसे नहीं लेने वाला। चलो अब ले भी लो, इसकी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ये सुनकर राइडर हैरान होता है, फिर भी वो पैसे नहीं लेता। और अब सीन एग्जीक्यूशनर्स पे जाता है। सभी एग्जीक्यूशनर्स मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन 7 ओकुदोमा के लिए सर्च और डिस्ट्रॉय का ऑर्डर देती हूँ। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने शिनकानसे पर हमला करके कांटो का सामान चुरा लिया है। इसका मतलब ये एग्जीक्यूशनर की खुलेआम बेइज्जती है, इसीलिए एग्जीक्यूशनर को उन्हें सबक सिखाना ही होगा। जिंदा हो या मुर्दा, उन्हें पकड़ो। न्याय करने वाले सिर्फ एग्जीक्यूशनर ही होने चाहिए। हम उन्हें उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। और गाइस, ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, जिसे ये सब लोग देख रहे होते हैं। भाई, वन पीस वाली फीलिंग आ रही है। ये सभी एस रैंक ओकुदोमा है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हम इन सभी के सर काट कर डिस्प्ले करेंगे ताकि सबको पता चले कि हम लोग हैं कौन। और ये मैसेज ये लड़की भी सुन रही होती है। फिर ये बात अपने मास्टर को बताने के लिए जाती है, जो कि वहाँ पे नहीं होता। दूसरी तरफ ये लोग इस पाइप के रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी इनके सामने यही एग्जीक्यूशनर आ जाता है। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मुझसे बच के भाग जाओगे? और अब ये एग्जीक्यूशनर इन सब के सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम सबकी कब्रें यहीं पर ही बनेंगी। दूसरी तरफ इसकी फीमेल साथी इसको ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। यहीं पर अपना फाइटर इस पर अटैक कर देता है। आज मैं तुमसे अपना बदला लेके रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? यहीं पर एग्जीक्यूशनर इसको गंदा पीटता है, फिर इसको नीचे फेंक देता है। तुम एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो। यहीं पर राइडर इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी ये बंदा इस रोबोट को पकड़कर राइडर की बाइक पर दे मारता है, जिससे राइडर और ये 2 बच्चे नीचे गिर जाते हैं। स्विंड और कट थ्रोट इन बच्चों को चेक करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि ये लोग बड़े बेवकूफ हैं। कि तभी एग्जीक्यूशनर इसका पेट ही काट देता है। अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? स्विंड इन बच्चों से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? बच्चे कहते हैं कि हाँ, हम लोग ठीक हैं। वहीं राइडर भी ठीक होता है। उससे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एग्जीक्यूशनर ने उसकी बाइक को तोड़ दिया होता है। यहीं पर एग्जीक्यूशनर इस पर अटैक कर देता है, जिसे ये डोज कर लेता है। और अब ये दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं कि तभी राइडर फायर करता है और ये फायर इसकी आंख पे लगता है कि तभी ये इसको दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जो स्विंड को लगता है कि तभी कट थ्रोट इसको बचा लेता है। एग्जीक्यूशनर राइडर को दूर फेंकता है कि तभी कट थ्रोट इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार एग्जीक्यूशनर कट थ्रोट को पकड़कर जमीन पे मारता है, फिर ये इसको दूर फेंक देता है। सब के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहीं पर राइडर कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। इसी के साथ ये अपनी बाइक इसको थ्रो कर देता है। दूसरी तरफ इसकी एग्जीक्यूशनर दोस्त इसके लिए परेशान हो रही होती है। वहीं हुडलंग अपने फाइटर दोस्त को ढूंढ रहा होता है कि तभी वो उसे मिल भी जाता है। अरे यार, मैं तो बार बार बच गया। पर मेरे दोस्त, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी हिस्सों पर चोट लगी है और साथ ही पुराना जख्म भी खुल गया है। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। यहीं पर हुडलंग कहता है कि बड़ो, बाकी सब लोग उसके साथ फाइट कर रहे हैं। ऐसा करो कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब इसके साथ फाइट कर लेना। नहीं मेरे दोस्त, मैं आज अभी और इसी वक्त इस एग्जीक्यूशनर का काम तमाम कर दूंगा और इसमें तुम मेरा साथ दोगे। चलो चलते हैं। यहीं पर ये फाइटर इसको पकड़ के ले जाता है। दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर राइडर की जान लेने वाला होता है। तो तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यहीं पर कट थ्रोट इस पे अटैक कर देता है और अब कट थ्रोट इसको अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और अब ये तीनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे
रहे होते कि तभी कट थ्रोट इनके सामने आके गिरता है। तुम सबको मारने के बाद मैं सामान को उसकी असली जगह पर पहुंचा दूंगा। अरे यार मैं फंस गया हूँ। यहीं पर एग्जीक्यूशनर इस पर अटैक कर देता है जिसे कट थ्रोट पकड़ लेता है। यहाँ पर कट थ्रोट ने इसको पकड़ने के लिए अपने पाँव ही काट दिए होते हैं। मेरे प्यार को छूने की हिम्मत मत करना। यहीं पर ये कट थ्रोट को दूर फेंकता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहीं पर कट थ्रोट इस बच्चे को सामने करता है, फिर वो इसके सीने को चीरते हुए एग्जीक्यूशनर पर अटैक कर देता है और अब एग्जीक्यूशनर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अबे यार बिना पैरों के भागना बहुत मुश्किल है। वहीं इस बच्चे को मरते हुए देखकर स्विंड बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी एग्जीक्यूशनर इसके सीने में तलवार घुसा देता है। बेवकूफ फकुदमा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। वहीं अब राइडर भी मैदान में आ जाता है। बच्चे को मरते हुए देखकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कि तभी ये छोटी बच्ची कहती है कि भैया बिल्कुल सही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर जब इनका ध्यान इसके घाव पर जाता है तो वो अपने आप ही भरने लग जाता है, जिसे देखकर स्विंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये अपनी आंखें भी खोल लेता है। अरे यार तुम कितना चिल्लाती हो, बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा बैग टूट गया है। कि तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है जिसने खुद को स्ट्रेचेस लगा लिए होते हैं। मुझे लगता है कि तुम बच्चों को कांटों कुछ ज्यादा ही पसंद है। स्विंड कहती है कि ये कांटों नहीं जाने वाले, बस अब इतनी भी अच्छी मत बनो, मुझे गुस्सा आता है तुम पे। रही बात एग्जीक्यूशनर की तो उसे मैं रोक लूंगी। और अब ये कट थ्रोट के पाँव को जोड़ने की बात कर रही होती है कि तभी अपना फाइटर एग्जीक्यूशनर पर मुक्कों की बारिश कर देता है। मुझे लगता है कि अब तुम कमजोर हो चुके हो। यहीं पर एग्जीक्यूशनर इसको एक जोरदार पंच करता है। क्या कहा कि मैं कमजोर हो चुका हूँ? कि तभी कट थ्रोट भाई दोबारा से इस पर अटैक कर देता है। भाई ये कैसे? लगता है कि मेरा पैर और पेट दोनों सही हैं। एग्जीक्यूशनर समझ आता है कि भाई ये सारा खेल इस डॉक्टर ने खराब किया हुआ है। यहीं पर राइडर इस पे अटैक करता है जिसे ये डोज कर लेता है, पर तभी फाइटर ऊपर से पंच करता है और ये जमीन पे जाके गिरता है। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ। यहीं पर एग्जीक्यूशनर इसको रोकने की कोशिश करता है कि तभी फाइटर इसको एक जोरदार पंच कर देता है। इसी के साथ राइडर यहाँ से चला जाता है। एग्जीक्यूशनर दुखी हो जाता है। क्या हुआ, दुखी क्यों हो गए? दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर की बॉस इस बोर्ड पर उसका नंबर लिखा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि तभी वो लड़की आ जाती है जो कहती है कि मास्टर कहाँ है? तुम्हारे मास्टर ने इस बोर्ड पर अपना नाम लिखकर ये साबित कर दिया कि वो करना क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर और फाइटर एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं कि तभी फाइटर इसको एक जोरदार पंच मारता है। बताओ क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? यहीं पर एग्जीक्यूशनर अपना मास्क उतारता है और वो कहता है कि ये सीन इतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ अपना हुटलंग दूर से चलती हुई इस फाइट को देखकर उसी के पास ही जाने लग जाता है। दूसरी तरफ ये बॉस इस लड़की को कहती है कि एग्जीक्यूशनर और अकुदामा में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। एग्जीक्यूशनर के पास फीलिंग होती है, वहीं अकुदामा के पास कोई भी फीलिंग नहीं होती। फीलिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और फीलिंग की वजह से हम मौत को गले लगा सकते हैं। उसने साबित कर दिया कि वो मरने के लिए तैयार है। जाओ जाके अपने बॉस को खुद देखो। दूसरी तरफ ये दोनों उसी बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। एग्जीक्यूशनर अपने पाँव पे खड़ा होता है कि तभी फाइटर भी दोबारा से खड़ा हो जाता है। कि तभी फाइटर कहता है क्या हुआ, क्या तुम अपने साथी के बिना लड़ नहीं सकते? कमाल की बात है, उसके जाने के बाद ही मैं इतना ज्यादा सीरियस हुआ हूँ। ये तो तुम्हें साबित करना होगा। यहीं पर फाइटर इसको एक छोटी सी जगह पर फंसा देता है, फिर ये एक दूसरे को मुक्के मारने लग जाते हैं। पर एग्जीक्यूशनर के मुक्के कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। वहीं ये लड़की अपने मास्टर के पास जाने लग जाती है। एग्जीक्यूशनर और फाइटर दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। इसके बावजूद भी ये फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। यहीं पर बारिश भी होने लग जाती है। ये एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं कि तभी एग्जीक्यूशनर इसको दूर फेंक देता है। इस बार एग्जीक्यूशनर अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है। वहीं फाइटर इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है। दूसरी तरफ हुटलंग और ये लड़की दोनों ही इसको रोकने के लिए आ रहे होते हैं। अब फाइट करते करते ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये जमीन पर पड़े होते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे इन चीजों में मजा आता है। यहीं पर एग्जीक्यूशनर को इसकी दोस्त की आवाज आती है और ये आवाज को सुनकर स्माइल करता है। यहीं पर ये कहता है कि इसीलिए मुझे तुम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। वेल अब ये दोनों दोबारा से खड़े होकर एक दूसरे की तरफ बढ़कर एक जोरदार पंच करते हैं। फिर जब ये लड़की यहाँ पर पहुँचती है तो ये दोनों अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। इसका मास्टर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए इसे अपनी सोट देता है और वो कहता है कि अपनी हिम्मत मत हारना। वहीं दूसरी तरफ हुटलंग अपने भाई को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहीं पर हुटलंग उसी एग्जीक्यूशनर सोड को उठाकर सीधे इस लड़की पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ अकुदामा के सारे मेंबर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर ये बच्चा कहता है कि अगर मेरा बैग यहाँ पर होता तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता, पर कट थ्रोट की वजह से वो टूट गया। यहीं पर स्विंड कट थ्रोट को कहती है कि तुमने उस बच्चे को आगे क्यों किया? पर मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था। ये सुनकर स्विंड इसको खींच के लापड़ देती है। ये देखकर सब लोग हैरान
हो जाते हैं, तुम इसी लायक हो। दूसरी तरफ ये बच्चा कहते हैं कि इस लीवर को खींचते ही एंट्रेंस खुल जाएगा। यहीं पर ये जैसे ही लीवर को खींचता है तो इसके अंदर से एक अजीब सी चीज बाहर निकलने लग जाती है। 00103 यही है अंडरग्राउंड टनल, जो कि एक बंकर होता है। इस बंकर को देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, भाई कबाड़ की जगह पर इतना बड़ा बंकर कहाँ से आ गया। कि तभी यहाँ पर हुटलंग भी आ जाता है। मैं आ गया। हुटलंग के कपड़ों पर खून लगा होता है और वो इससे पूछते हैं क्या तुम्हें चोट लगी हुई है। नहीं यार मुझे चोट नहीं लगी, दरअसल हुआ कुछ ऐसे, मैंने उस एग्जीक्यूशनर लड़की की आंख पर चाकू मार दिया जिससे उसका खून मेरे कपड़ों पे लग गया। ये उसका खून है ना कि मेरा। अच्छा ये बताओ कि वो फाइटर कहाँ पे है। यहीं पर हुटलंग दुखी होते हुए कहता है मेरा भाई उस एग्जीक्यूशनर के साथ फाइट करते हुए मारा गया, साथ ही वो एग्जीक्यूशनर भी मारा गया। ये सुनकर ये सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कि तभी ये बच्चा कहता है कि अगर वो मार चुका है तो कोई बात नहीं, मैंने सबकी जान बचाने की गारंटी नहीं ली थी। यहीं पर हुटलंग गुस्से से इसको पकड़ कर कहता है क्या कहा तुमने, वो मर चुका है तो ठीक है, चाहो तो तुम मुझे पीट सकते हो या फिर गोली भी मार सकते हो, पर मुझे इस सब की आदत है। स्विंड इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, हुटलंग इसको दूर फेंक देता है। फीलिंग को काम से दूर रखो। वेल अब अंदर पहुंचकर हुटलंग इस बच्चे को एक चीज देता है, साथ ही हुटलंग इस बच्चे से माफी मांगता है। बच्चा कहता है कि हम लोगों ने तुम लोगों का इस्तेमाल किया, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये सुनकर हुटलंग शर्मिंदा हो जाता है। यहीं पर ये डॉक्टर कहती है कि माफ करना मजा खराब करने के लिए, पर जरा मुझे ये बताओ कि आखिर हम कब तक यहाँ पे रुकने वाले हैं। गाइस माफ करना, इसे मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी सीरीज में इसका नाम ही नहीं लिया गया। बस अब हम लोग वहाँ पर पहुँच ही गए। अगर हैकर यहाँ पर होता तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता। अब वक्त आ गया कि हम तुम्हारी डेस्टिनेशन को देखने वाले हैं। वेल अब जैसे दरवाजा खुलता है तो इसके नीचे एक पूरी की पूरी सिटी होती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखो वो है हमारा डेस्टिनेशन। तो गाइस वो से पहले कुछ लोगों ने सोचा कि अगर हम मर गए तो हमारा कल्चर भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे शहर बनाए जो कि अंडरग्राउंड थे, इसीलिए तो आज तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। वेल अब ये सब लोग इस फ्यूचरिस्टिक सिटी को देखने लग जाते हैं। ए ब्रो देखो तो सही, ये कपड़े कितने कमाल के हैं। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। गाइस मेरा भी वो फेवरेट कैरेक्टर था। वहीं ये दोनों बच्चे अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। पास आकर इन्हें पता चलता है कि ये टावर इनकी डेस्टिनेशन है। आखिरकार हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तुम लोग शायद यकीन नहीं करोगे कि इंसान वॉर से पहले भी स्पेस में गए थे। फिर ये जैसे ही लीवर खींचता है तो इसके सामने एक बहुत बड़ा रॉकेट होता है, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वॉर से पहले इंसानों ने स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक बेस बनाया था, पर वहाँ पर हवा नहीं है। दिन और रात में 200 डिग्री का फर्क है। यहाँ पर लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर सकती, और वो है चांद। हम दोनों वहीं पर ही जाने वाले हैं। वहीं इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। और गाइस अब ये अपनी मंजिल की ओर जाने लगते हैं। यहीं पर ये बच्चा कहते हैं कि हमारे कंधों पर 5555 शिवलिंग का बोझ है। फ्रेंड कहते हैं कि आखिर तुम दोनों हो कौन, ये तो बता दो। ठीक है मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बच्चा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो ये हैरान होकर कहता है काश के ये मुझे ऐसे काटते कि मुझे दर्द फील ही नहीं होता। फिर ये जैसे ही टेबल से उठता है तो इसकी टेबल पर बहुत ज्यादा खून पड़ा होता है। भाई क्या है ये। गाइस दरअसल इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर ये अपने दोस्तों से मिलते हैं और इसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको कहते हैं क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हुआ। यहीं पर ये बच्चे डर जाते हैं कि कहीं वो हम पर भी एक्सपेरिमेंट ना कर दें, पर वो तुम पर हर दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या तुम्हें एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती, बोलिए ना प्रोफेसर। तो गाइस ये जो बिल्ला है ये इनका प्रोफेसर है। परेशान मत हो, आदत लगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर इस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये दोबारा से अपने दोस्तों से मिलता है, और ऐसे इस पर हर दिन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दिन ब दिन इसकी टेबल का खून भी बढ़ता जाता है। तो गाइस तुम बताना कि इस एक्सपेरिमेंट में इस बच्चे के साथ क्या करते हैं। वेल एक्सपेरिमेंट के बाद ये हर दिन अपने दोस्तों से मिलता है। एक दिन इसके दोस्त इसे गिफ्ट देते हैं जो कि इसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। काश कि एक्सपेरिमेंट जल्दी खत्म हो जाए, क्यों ना हम प्रोफेसर को छोड़कर हेडमास्टर से बात करें। देखो मैं एक AI हूँ और तुम लोगों को मैं पढ़ा सकता हूँ, ना कि किसी की रिक्वेस्ट पूरी कर सकता हूँ। अरे तुम लोग परेशान मत हो, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो हो सकता है कि हेडमास्टर गुस्सा हो जाए और तुम सब पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। यहीं पर ये बच्चे कहते हैं यार हम लोग तो सिविलिंग है और हमें अच्छा लगा कि तुम्हें हमारी फिक्र है। और अब अगले दिन प्रोफेसर कहता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। फिर जब ये बच्चा बाहर निकलता है तो कोई भी लड़का नहीं होता, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है। हे तुम सब कहाँ चले गए। तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है, एक्सपेरिमेंट 2502। ये इसका हेडमास्टर होता है जो इसको कांग्रेट्स कहता है। एक्सपेरिमेंट 2520, तुम यहाँ के पहले ग्रेजुएट बन चुके हो। हेडमास्टर बाकी सब कहाँ हैं? पर ये काफी नहीं होगा, हम तुम्हारे ही जैसे और भी ग्रेजुएट बनाएंगे। फिर ये जैसे ही नीचे देखता है तो नीचे एक तालाब होता है जो उन्हीं बच्चों की लाशों से भरा होता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है। आखिर
ऐसा कैसे हो सकता है? इतने हैरान क्यों हो रहे हो प्रोफेसर? क्या तुमने इसको बताया नहीं? माफ कीजिएगा, मैंने इसको इसलिए नहीं बताया कहीं इसके दिमाग पर बुरा असर ना पड़े। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो गाइस, इन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल जीन्स वाले बच्चे पैदा किए जो कभी भी मर नहीं सकते, और ये बच्चे कांटो को दिए जाएंगे, और कांटो इनका इस्तेमाल कैसे करता है ये और भी ज्यादा डरावना है। परेशान मत हो, एक्सपेरिमेंट 2502 इसी पूल का इस्तेमाल करके हम एक और ग्रेजुएट बनाएंगे। परेशान मत होना, तुम्हारे और भी साथी कांटो में मौजूद हैं। प्लीज उम्मीद करो कि ऐसा ही होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद इसे एक नई सिबलिंग मिलती है जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश होता है, और ये बताता है सिबलिंग के बीच में एक मजबूत रिश्ता होता है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन। भाई हमेशा ही बहनों की रक्षा करते हैं, और अब से ये दोनों भाई बहन होते हैं जिन्हें कांटो भेजा जा रहा होता है। आज से तुम दोनों साथ रहोगे। यहीं पर प्रोफेसर इस सिस्टम को बंद करके धूल में तब्दील हो जाता है। यहीं पर ये बच्चा अपनी टोपी पे हाथ फेरता है और इस बिल्ली को दोबारा से क्रिएट कर लेता है। ये तो दिलचस्प है, आज से हम दोनों साथ रहेंगे। और इस तिजोरी के बंद होते ही पूरी रिसर्च लैब इमोर्टैलिटी से बने हुए बच्चे, यहाँ तक के इन बच्चों की लाशों से भरे हुए तालाब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और अब आगे क्या होता है इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और इसकी स्टोरी को सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और ये सोचते हैं कि भाई तुम इमोर्टल कैसे हो गए? मुझे तुम्हारी स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी के साथ मेरा काम यहीं पर ही खत्म होता है। ये सुनकर बच्चा अपनी कैप पर हाथ फेरता है और इन्हें इनके पैसे दे देता है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ ये इसके कॉलर बम को हटा देता है। इसी के साथ ये लोग अब जाने लगते हैं कि तभी स्विंड इसको गले लगाकर कहती है कि अगली बार हम फिर से मिलेंगे। फीलिंग्स को अपने काम से दूर रखने की कोशिश किया करो। यहीं पर इस बच्चे की बहन पर कोई अटैक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर होती है। हाँ, फीलिंग्स को अपने काम से दूर रखना पॉसिबल ही नहीं है। स्विंड इस बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी डॉक्टर इस बच्चे को पकड़कर एक नाइफ इस स्विंड को मारने की कोशिश करती है, जिससे कट थ्रोट रोक लेता है। डॉक्टर, क्या तुम मरना चाहती हो? ऐसा कहकर कट थ्रोट इस पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी कोई और इस पे अटैक करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एग्जीक्यूशनर की बॉस होती है। और अब यहाँ पर कई सारे एग्जीक्यूशनर आ जाते हैं जो इन सभी अकुदमा ड्राइव के मेंबर को एक साथ घेर लेते हैं। बॉस, आपके लिए एक तोहफा है। भाई इस डॉक्टर ने इन सबको धोखा दे दिया। ये सुनकर स्विंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यहीं पर ये डॉक्टर इस बच्चे को इस बॉस के हवाले करने वाले होते हैं कि तभी ये बच्चा इसको काट के यहाँ से भाग जाता है। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, मुझे चांद पे जाना है और मैं जाके रहूंगा। यहीं पर ये बॉस कहती है कि बेवकूफ लड़के, जिसे तुम चांद समझ रहे हो वो चांद है ही नहीं। वॉर की वजह से चांद तबाह हो गया और जिसे तुम देख रहे हो ये आर्टिफिशियल है। ये सुनकर ये बच्चा अंदर से ही टूट जाता है। कांटो की ऑफर को चुराने की वजह से आप सबको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये लोग इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि तभी राइडर यहाँ पर फायर कर देता है। इस फायर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। राइडर और ये कट थ्रोट इन सबको बड़े गंदे तरीके से मारने लग जाते हैं। कट थ्रोट तो भाई ने गाजर मूली की तरह काटने लग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इस बॉस को कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, इसलिए आपको अकुदमा लिस्ट से मेरा नाम हटाना ही होगा। ये सुनकर बॉस मान जाती है। इस सारी सूरत हाल को देखकर ये बच्चा कहता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करके रहूंगा। कि तभी डॉक्टर अटैक करते हैं, जिसे ये अपनी टोपी से रोकता है और इसकी टोपी की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है और इसी लाइट का फायदा उठाते हुए ये इस रॉकेट में बैठ जाते हैं। जल्दी इन बच्चों को रोको। यहीं पर ये रॉकेट लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये सब लोग खुद को संभालने की कोशिश में लगे होते हैं। भाग जाओ यहाँ से। और अब ये रॉकेट स्पेस की ओर जाने लग जाता है। तो ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई नो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं तुम्हें बता दूं कि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा औसम होने वाला है, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकन को दबा देना। बाय बाय।